गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास के नेक्स्ट वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। सबसे पहले उसकी थ्योरी देख लेते हैं और थ्योरी में हमारा सबसे पहला पॉइंट है सारणिकों के अनुप्रयोग। जो सारणी हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़े हैं उसके अनुप्रयोग क्या क्या हैं। सबसे पहला अनुप्रयोग की बात करें तो हमारे पास पहला अनुप्रयोग है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये हम क्या कर सकते हैं, सारणी के अनुप्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आप लोगों ने त्रिभुज क्षेत्रफल के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि यदि आपको जो त्रिभुज है एबीसी, त्रिभुज एबीसी के 3 शीर्ष दिए हुए हैं और 3 शीर्ष कौन कौन से होंगे, ए बी और सी। 3 शीर्ष कौन कौन से होंगे, ए बी और सी। यदि ए के निर्देशांक हमारे हैं x1, y1, y1 और हमारा शीर्ष b है इसके निर्देशांक हैं x2, y2 और जो शीर्ष c है इसके निर्देशांक मान लिए x3, y3। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 मल्टीप्लाई x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू में y3 माइनस y1 प्लस x3 और इंटू में आ जाएगा आपका y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा है तो याद कर लीजिए। अब ये जो फॉर्मूला है त्रिभुज क्षेत्रफल का किस कब है, जब 3 शीर्ष दिए होंगे ए बी और सी। तीनों शीर्षों में निर्देशांक हमें दिए हुए हैं तो हम त्रिभुज क्षेत्रफल इस सूत्र से निकालते थे 10th क्लास के लेवल। आज हम बात करते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई जो यहाँ पर हमें दिया है इसको सारणी के रूप में लिख सकते हैं। या फिर हम ये कहें कि जो हमारे पास सारणी होगी, सारणी का प्रसार करने पर हमें यही मान मिलता है जो क्या होता है आपका त्रिभुज क्षेत्रफल होता है। तो हम इसको लिखेंगे x1 y1 इधर x2 y2 और ये x3 और ये y3 तीनों निर्देशांक लिए हैं। तो इसका तीसरा स्तंभ होगा वो क्या होगा हमारा 1 1 और 1 हमेशा। इसका तीसरा स्तंभ बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा 1 1 और 1। हमारे पास ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब भी आपको यहाँ पर दिया होगा कि हमारे पास कोई त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके लिए तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए होंगे, तो हम ये वाला जो सारणी का सूत्र है सारणी का सूत्र लगाकर इसका प्रसार कर देंगे या फिर डायरेक्टली इस जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको नोट कीजिए। दूसरा हमारा जो अनुप्रयोग है इसी के ऊपर आधारित है। दूसरा हमारे पास ये होगा कि हमारे पास कोई भी 3 बिंदु दिए हुए हैं वो संरेखीय होने की शर्त क्या होगी। और संरेखीय होने का मतलब है कि जो 3 बिंदु दिए हुए होंगे वो तीनों बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित होंगे, ए बी और सी। जो 3 बिंदु हैं ए बी सी वो तीनों एक सरल रेखा पर स्थित हैं अर्थात संरेखीय हैं। उसकी आवश्यक शर्त क्या होगी, देखिए अगर हमारा त्रिभुज एबीसी है ए बी और सी, त्रिभुज एबीसी में अगर ये तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित होते हैं त्रिभुज नहीं बनता है। त्रिभुज नहीं बनेगा अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। तो हमारे पास जो त्रिभुज एबीसी था इसमें तीनों शीर्ष कहां पर आ गए, एक रेखा पर स्थित है अर्थात संरेखीय है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि 3 बिंदुओं के संरेखीय होने की आवश्यक शर्त, संरेखीय होने की आवश्यक शर्त क्या होगी, ये जो त्रिभुज होगा आपका उसका क्षेत्रफल क्या होगा 0। क्योंकि इन तीनों बिंदुओं से क्या नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनता है अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला हम यहाँ से देख सकते हैं सारणी के रूप में। तो लिखेंगे इसको 1/2 मल्टीप्लाई में x1 y1 और ये 1 x2 y2 और 1
तीसरी पंक्ति x3 y3 और ये 1 बराबर में क्या आएगा 0। आप एक बटे 2 का पक्षांतर कर देंगे 0 चला जाएगा। जो इस सारणी होगी इसका मान किसके बराबर होगा आपका 0 के बराबर। तो लिखेंगे x1 y1 1 x2 y2 और 1 यहाँ पर तीसरी पंक्ति में x3 y3 और 1 इसका मान किसके बराबर हो गया 0 के बराबर। किसके लिए होगा जब तीनों बिंदु क्या होंगे संरेखीय होंगे अर्थात एक सरल रेखा पर स्थित होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब किसी सारणी का मान 0 के बराबर दिया हुआ है उसका तीसरा जो हमारा स्तंभ है एक कॉलम क्या है 1 1 और 1 है। तो उस कंडीशन में जो हमें यहाँ पर निर्देशांक दिए हुए हैं उस जो हमारे तीनों बिंदु होंगे उन निर्देशांकों के लिए क्या होते हैं वो एक सरल रेखा पर स्थित होते हैं। तो हमारे दो अनुप्रयोग हो गए। तीसरा अनुप्रयोग है दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तीसरा और इसका लास्ट अनुप्रयोग है हमारा दो बिंदुओं और बिंदु हम मान लेते हैं कि जो बिंदु A है वो क्या है आपका x1, y1 तथा बिंदु B है आपका x2, y2। तो इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो हमारे पास समीकरण के लिए फॉर्मूला होगा। देखिए फॉर्मूले में जहां पर हमारे पास जो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसमें x1 और y1 है इसके लिए हम क्या रखेंगे x और y। हम यहां पर एक तीसरा बिंदु मान लेंगे c जिसके निर्देशांक क्या है x और y है अननोन है वो हमें पता नहीं है। a और b हमारे ऐसे बिंदु होंगे जिनके जो हमारे निर्देशांक होंगे वो हमें पता होंगे। तो हम यहां से जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 0 के बराबर था तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा जो हमारे पास लास्ट समीकरण आ रहा है इसमें x1 और y1 की जगह रखेंगे x, y x और y और ये हमारे पास y जो x2 y2 था उसकी जगह लिख देंगे x1 y1। तो हमारे पास यहाँ पर रहेगा x1 y1 और ये 1 और जो तीसरा है आपका वो क्या हो जाएगा x2 y2 और ये 1 बराबर में 0। किस प्रकार से है देख लीजिए हमारे पास तीन बिंदु A, B और यहाँ पर इसके बीच में मान लिया हमने C। तो हम जो हमारा C बिंदु है उसमें माना है और इसके निर्देशांक क्या है x, y। जो A आपका बिंदु से निर्देशांक दिए हुए हैं x1, y1 बिंदु B के निर्देशांक भी दिए हुए हैं x2, y। ये तो बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे थे और एक तीसरा बिंदु हमने मान लिया x और y। ठीक है तो इसके निर्देशांक भी यहाँ पर लिखेंगे। बिल्कुल ये जो हमारा जो समीकरण है सरल रेखीय अर्थात संरेखीय होने के लिए तीनों बिंदुओं का वही हमारे पास समीकरण रहेगा। बस यहाँ पर हमारे पास x और y ये क्या होंगे अननोन होंगे अर्थात चर होंगे ये हमें पता नहीं होंगे। यहाँ से हमारे पास एक समीकरण प्राप्त होगा जो क्या होगा आपका एक सरल रेखा का समीकरण होता है। चलिए आगे बात करें तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपका 6 है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज के शीर्ष A, B और C आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करें आपको A दिया हुआ है 2, 3 B दे रखा है -5, 4 और C आपको दिया हुआ है 4, 3। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई सारणिक जो सारणिक होगा
क्या होता है हमारा x1, चलिए फॉर्मूला लिखने पहले x1 y1 और 1, x2 y2 और यहाँ पर 1। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति जो होगी x3 y3 और ये 8। तो हमारे पास इसमें मान बनेंगे x1 y1 कौन से होंगे, बिंदु ए के निर्देशांक, x2 y2 कौन से होंगे, बिंदु बी के निर्देशांक और x3 y3 कौन से बिंदु सी के निर्देशांक। हमारे पास यहाँ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में x2 का मान 2, y1 का 3 और ये 8। x2 का मान आपका है -5, y2 का मान है 4 और यहाँ पर हमारा 1। x3 की वैल्यू की बात करें 4, y3 आपका 3 और हमारे पास यहाँ पर है 8। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका प्रसार कर देंगे, प्रसार करेंगे तो r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर और प्रसार करते हैं तो जो 1/2 है साथ में चलेगा, यहाँ पर आएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाई एलिमेंट कौन सा है, 2 है, इसका जो सेकंड होगा क्या होगा आपका 4, 1, 3 और 1। लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 4, 1, 3 और 1। आप लोग चाहो तो डायरेक्टली हल करके भी लिख सकते हैं, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से घटा देंगे। आगे देखते हैं माइनस में हमारा अगला अवयव कौन सा है, 3 और इसका सेकंड क्या आएगा हमारा -5, 1, 4 और 1। प्लस में तीसरा जो एलिमेंट आपका है 1, तो इसके लिए आपके पास में है -5, 4, 4 और 3। हल करें इसको तो 1/2 मल्टीप्लाई में 20, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, माइनस में 3 को 1 से गुणा करने पर कितना जाएगा आपका 3 आ गया। आगे देखते हैं माइनस का 3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को 1 से गुणा करने पर -5, माइनस में 4 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना मिलेगा आपको 4। आगे देखिए +1 मल्टीप्लाई में -5 को 3 से मल्टीप्लाई करें -15 और बीच में माइनस लगाकर 4 को 4 से गुणा करने पर कितना आएगा -16। हल करते हैं इसको तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1/2 मल्टीप्लाई में 2 इंटू में 1 माइनस में 3 इंटू -5 और माइनस का 4 कितना हो गया -9, तो 3 इंटू -9 प्लस में 1 इंटू में -15 और -16 दोनों को जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा आपको -31। चलिए सोल्व करते हैं आगे। 1/2 2 को 1 से गुणा किया 2 माइनस तो माइनस क्या हो गया प्लस, 9 को 3 से गुणा करें तो हमारे पास कितने आएंगे 27 और माइनस का 31 है, इसको 1 से गुणा करें तो कितना आएगा -31। हल कर लीजिए 1/2 27 और 2 कितने हो गए आपके 29 माइनस में 31 और नीचे आ जाएगा 1/2 इंटू में 29 में से 31 घटाते हैं कितना बचता है -2 बचेगा और -2 है उसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा -1। अब ध्यान में रखना है हमेशा कि कोई भी आकृति हो उसका क्षेत्रफल ऋणात्मक कभी भी नहीं होता है, शून्य हो सकता है, धनात्मक चाहे कितनी बड़ी राशि हो लेकिन ऋणात्मक मान कभी भी उसका नहीं मिलता है। तुम्हारे पास जो भी मान आएगा, जो भी मान हमें मिलता है वो कैसा लेंगे हम क्षेत्रफल के लिए हमेशा धनात्मक मान लेकर चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज लिखेंगे अतः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर में कितना आ जाएगा आपका +1 और +1 लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे आप वर्ग इकाई, क्योंकि इसकी कोई भी इकाई हो चाहे सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो, जब तक नहीं दिया हुआ पहले हम क्या लिखेंगे साथ में वर्ग इकाई। अगर मीटर वगैरह दे रखा होता है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर वो लिखते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं दिया होता क्या लिखेंगे हम क्षेत्रफल के साथ वर्ग इकाई लिखेंगे। तो यहाँ तक आपका जो एग्जाम्पल नंबर 6 है कंप्लीट हो गया है। ध्यान में रखना है क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। नोट कीजिए, अगला एग्जांपल देखते हैं आपका एग्जांपल नंबर 7।
एग्जाम्पल सात की बात करें तो आपको दिया होगा कि यदि बिंदु, तीन बिंदु दिए हुए हैं उनको हम ABC मान लेंगे। तो x माइनस 2 बिंदु दिए हुए हैं, x माइनस 2, दूसरा बिंदु दिया हुआ है आपको 5 2 और तीसरा बिंदु है 8 8। जो ये तीनों बिंदु हैं कैसे हैं, संरेख हैं, अर्थात एक सरल रेखा पर स्थित होंगे। तो आपको इसमें x का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए हमने देखा था, संरेख को लेकर हमने देखा था कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आपका शून्य होता है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य करके हमने एक इक्वेशन भी निकाली थी। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो लिखेंगे यहाँ पर संरेख होने की आवश्यक शर्त, संरेख होने की आवश्यक शर्त हमारी क्या होती है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा ये होगा 1/2 मल्टीप्लाई में सारणी किया हुआ है, इसका मान कितना होगा 0। 1/2 का पक्षांतर कर देते हैं, ये कहां चला जाता है आपका 0 चला जाएगा। x1 और y1, x2 y2 और x3 और y3 इन तीनों की वैल्यू रखेंगे तो हमें यहाँ पर मिलता है x1 का मान है x, y1 का मान आपका है -2 और यहाँ पर ये 1, x2 का मान है आपका 5, y2 का मान है 2 और आपका तीसरा एलिमेंट है इसका 1। बिंदु C के लिए देखिए तो हमारे पास x3 और y3 दोनों ही क्या है 8 हैं और सारणी का मान रखकर बराबर कितना लिखेंगे 0 लिखेंगे। यहां से अब क्या करना है, आपको प्रसार करना है। तो प्रसार करने के बाद जो समीकरण बनेगा उससे x का मान निकालना है। प्रसार करना सबको आता है तो यहां से हम देखेंगे कि r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर और प्रसार करते हैं तो हमें मिलेगा x मल्टीप्लाई जो x है, x के लिए मल्टीप्लाई में क्या आएगा 2 × a, 2 × a कितना होगा आपका 2 माइनस में 8 को 1 से गुणा किया कितना आ गया 8, बीच में माइनस लगाएंगे। अगला जो एलिमेंट है कितना आपका माइनस का 2 है, यहाँ पर लिखेंगे -2 और इसके लिए मल्टीप्लाई में क्या आएगा 5 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना रहेगा 5 माइनस 8 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 8 प्लस में जो नेक्स्ट एलिमेंट है आपका कितना है 1 है और इसके लिए मल्टीप्लाई में आएगा 8 × 40 माइनस 8 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 16 और बराबर में कितना होगा 0। तो यहां से हल करते हैं x मल्टीप्लाई में 2 को -8 करेंगे तो हम इसे 8 घटाएंगे अर्थात कितना बचेगा आपका -6 तो -6x माइनस माइनस प्लस × 2 और इंटू में 5 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा -3 प्लस 1 × 40 में से 16 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा +24 बराबर में 0। तो -6x 2 को -3 से गुणा करने पर -6 प्लस 24 बराबर में 0। तो 24 में से 6 घटाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आएगा प्लस का 18 बराबर में 0। तो पक्षांतर करने पर 6x बराबर कितना आ गया आपका 18, x का मान 18/6 अर्थात x बराबर कितना आ गया 3 और ये क्या आपका आंसर। तो जो चीजें हम सीखते हैं जो थ्योरी पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, बस जो हमने पढ़ा है उसको किस प्रकार से काम में लेना है वो हमें आना चाहिए। वो आएगा आपको प्रैक्टिस करने से, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ज्यादा आपको क्वेश्चन अपने आप आते जाएंगे। नोट कीजिए इसको। एग्जांपल नंबर 8 है आपका, दिया हुआ है कि 3 बिंदु समरेख हैं, सिद्ध कीजिए। तो आपको तो यहाँ पर 3 बिंदु दिए हुए हैं, उसको सारणी के मान में, सारणी का जो मान है उसमें रखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना करेंगे 0। तो हमारे पास जो उसका मान होगा कितना मिलना चाहिए 0 मिलता है, तो वो
तीनों बिंदु क्या होते हैं, समरेख होते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे देखते हैं एग्जांपल नंबर 9। एग्जाम्पल 2 है हमारा कि दो बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए तथा के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, 2 वर्ग इकाई है, जबकि जो आपका सी है वो क्या दिया हुआ है, k, 0। जो आपका बिंदु सी है वो क्या दे रखा है, k, 0। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 और बिंदु ए और बी दिए हुए हैं। बिंदु ए का मान 4,3 और बिंदु बी का मान है -5,2। ए तो आपका दिया हुआ है 4,3 और बी दिया हुआ है 5,2, -5,2। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण जो होगा आपका x y x1 y1 x2 y2 और ये 1 1 और 1 और बराबर में 0। तो यहाँ से x और y कितने हमारे अननोन नंबर्स हैं, अर्थात हमें ज्ञात नहीं है ये x और ये y, तो यहाँ पर कितना रहेगा a। x1 y1 ये को हमने मान लिया, x1 y1 के लिए 4 और ये 3 और ये 1, ये तो क्या रहेगा आपका x1 ये क्या रहेगा y1। बिंदु b की बात करें तो -5 होगा, क्या होगा x2 और 2 होगा वो क्या होगा आपका y2। तो यहाँ पर रहेगा -5 और यहाँ पर रहेगा आपका 2 और नीचे 1 बराबर में 0। अब हमें करना क्या है, इसका प्रसार करना है। प्रसार करने के बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। जो समीकरण बनेगा वो किसका समीकरण होगा, रेखा का समीकरण। तो चलिए प्रसार करते हैं r1 के सापेक्ष, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, और प्रसार करेंगे तो हमारे पास ये मिलेगा x मल्टीप्लाई में 3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 3, माइनस में 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 2, बीच में माइनस लगाते हुए। तो हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, y है, मल्टीप्लाई में 4 को 1 से गुणा किया तो 4 हो गया, और माइनस में जो माइनस का 5 है उसको 1 से गुणा करने पर माइनस का 5, तो 4 माइनस कितना आएगा -5 आएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई में इसका जो हमारे पास सेकंड होगा 4 को 2 से गुणा किया 8, माइनस में -5 को 3 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा -15, और बराबर में कितना आपका 0। इसको हल कर लेते हैं, 3 में से 2 घटाया 1 बच गया, 1 को x से गुणा करें कितना आएगा x आएगा, माइनस में जो 4 है और आगे दिया हुआ माइनस इंटू -5, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 और 5 कितने जाएंगे 9, यहाँ पर लिखेंगे 9y, प्लस माइनस और माइनस प्लस, तो माइनस और माइनस प्लस हो क्या बन जाएगा प्लस का 15, तो 8 और 15 यहाँ से देखते कितना रहेगा आपका 23 को 1 से गुणा करने पर 23 मिलेगा, तो बराबर में 0। तो आपके पास जो यहाँ पर समीकरण मिलता है वो क्या है आपका रेखा का समीकरण, क्या होगा आपका रेखा का समीकरण। ऐसी रेखा जो बिंदु ए और बी दोनों से गुजरती है। नोट कीजिए इसको याद रखें। आगे आपको इसमें के का मान ज्ञात करना है। जब त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी, उसका
उसका क्षेत्रफल 2 इकाई है, 2 वर्ग इकाई, जबकि सी आपका जो बिंदु है वो है k, 0। इसको नोट कीजिए एक बार। चलिए आगे जो दिया हुआ लिखते हैं, बिंदु सी आपको दिया हुआ है k, 0 और इसके लिए त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 2 वर्ग इकाई। और जो 2 वर्ग इकाई दिया हुआ है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। कितना होगा, 1/2 इनटू में x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और यहाँ पर बराबर में क्षेत्रफल आपको 2 वर्ग इकाई दिया हुआ है। तो ध्यान में रखना, जब भी हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो मान ऋणात्मक आए या धनात्मक आए, कैसा लेंगे, हम हमेशा धनात्मक लेंगे। लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, 2 वर्ग इकाई दे दिया, 10 वर्ग इकाई दे दिया, चाहे कैसा भी दे धनात्मक होगा, ठीक है। लेकिन उसको हम क्या लिखेंगे, प्लस और माइनस दोनों चिन्हों के साथ में क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे +-2, कितना लिखेंगे, प्लस और माइनस 2, क्योंकि 2 वर्ग इकाई है, ठीक है। तो यहाँ से हम सोल्व करते हैं, x1 x2 और x3, y1 y2 और y3 तीनों का मान रखेंगे। तो यहाँ से जो 2 है 2 का पक्षांतर कर देंगे, यह आ जाएगा आपका 4 3 और 1 -5 2 1 k 0 और 1 बराबर में आपका है +-4। 2 को क्या देंगे, 2 से वज्र गुणा। अब देखिए आगे जो आपका यहाँ पर R3 है, R3 में 0 दिख रहा है अपने को और हमें k का मान निकालना है। तो R3 के सापेक्ष क्या कर देंगे, इसका प्रसार कर दो, या फिर आप लोग चाहो तो R1 के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं, C1 के सापेक्ष भी, जिसके सापेक्ष आप चाहें प्रसार कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, और प्रसार करेंगे इसका तो हमारे पास सबसे पहले k मल्टीप्लाई में इसका जो सेकंड होगा क्या होगा, पहले इसका वो तीसरी पंक्ति को छोड़ते हुए 3 1 2 और 1, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3 माइनस में 2 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अगला जो एलिमेंट आपका 0 है, -0, और इसका जो हमारे पास सेकंड होगा उसको लिखेंगे नहीं, क्योंकि गुणा करने पर कितना मिलेगा आपको, 0 ही मिलता है। आगे प्लस में 1 मल्टीप्लाई, जो तीसरा अवयव हमारा कितना है, 1 है, इसका जो सेकंड होगा तीसरे स्तंभ और तीसरी पंक्ति को छोड़ते हुए 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 माइनस में -5 को 3 से गुणा करते हैं तो हमारा आ जाएगा -15 और बराबर में आपके पास +-4। सोल्व कर लो इसको, 3 में इसको घटाया 1 बच गया, कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 को k से गुणा करने पर k मिलता है प्लस 8 और ये माइनस क्या हो गया, +15। 8 और 15 कितने होंगे, 23, तो प्लस में 23 बराबर +-4। अब देखिए एक बार तो क्या करेंगे, 4 है प्लस का लेंगे और एक बार क्या करेंगे माइनस का। तो यहाँ से सबसे पहले हम 23 का पक्षांतर कर लेते हैं, +-4 और माइनस में 23, तो प्लस चिन्ह लेने पर आपका k बराबर हो गया 4 - 23 और k बराबर आपका आ जाएगा 23 में से 4 घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 19
और वो भी कैसा होगा माइनस का, क्योंकि 4 में से 23 प्रकार है। दूसरा हमारे पास है माइनस का चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेंगे तो हमारे पास के बराबर में हो जाएगा आपका -4 और माइनस का 23, तो के बराबर आपका आ गया माइनस का 27। तो के दो मान मिलेंगे -19 और माइनस के 27। दोनों के लिए हमारे पास दो एबीसी दिए हुए हैं। जो त्रिभुज एबीसी है उसका क्षेत्रफल क्या होगा 2 वर्ग इकाई में मिलता है। नोट कीजिए इसको यहाँ पर। अब देखिए आपके एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए जो आज हमने थोड़ी पढ़ी उससे रिलेटेड। कल हम पढ़ेंगे सारणिकों का हल निकालेंगे। रैखिक समीकरण जो निकाय होंगे हमारे पास, रैखिक समीकरण हम जानते हैं कि जैसे a1x प्लस a2y प्लस a3z बराबर में कोई मान लेते हैं b1। तो हमारे पास ये है रैखिक समीकरण होगा। इस प्रकार के और भी समीकरण हमें दिए हुए होंगे। 2 समीकरणों के लिए, 3 समीकरणों के लिए हम क्या निकालेंगे कल, इनका हल निकालेंगे। और हल निकालने की 2 विधियां होती हैं। एक तो होती है क्रेमर नियम से और दूसरा होता है आपका आर्ग्यूमेंट सिद्धांत से, मैट्रिक्स सिद्धांत से। तो हम कल पढ़ेंगे। लेकिन आपको तो आपकी एक्सरसाइज दी हुई है 5.2, उसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है सारणिक का प्रयोग कर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निम्न है। आपको शीर्ष दिए हुए हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप वही जो हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई इंटू सारणिक दिया हुआ है, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी फॉर्मूले से होगा। और इसने पूछा है कि क्या दिए गए बिंदु समरेख हैं। समरेख होने की कंडीशन होती है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 मिलता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होने पर जो तीनों बिंदु दिए होंगे वो क्या होंगे आपके समरेख होंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक जो त्रिभुज के क्षेत्रफल 3 बिंदु के समरेख होने की आवश्यकता है और 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, इन तीनों पर आधारित है जो आज हमने पढ़ा है। तो उसी के ऊपर है तो आप उनको सोल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उनकी। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उनको नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए। तो आज की क्लास में इतना ही। जो क्रेमर नियम और आर्ग्यूमेंट सिद्धांत है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।